हेलो दोस्तों, आर1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। तो आज का टॉपिक है हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री? देखो यहाँ पे केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन विच डील्स विद द स्टडी of matter and its composition of changes that matter undergoes and relation between the changes composition changes in the energy and chemistry play the important role in meeting the human needs for food health care and product। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो केमिस्ट्री जो है ना एक साइंस है। ठीक है, केमिस्ट्री इज द साइंस जिसमें कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई मॉलिक्यूल्स अपने एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, चेंज होता है ना। कंपोजिशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये रिलेशन बताता है बिटवीन द चेंजेस ऑफ कंपोजिशन और एनर्जी। मतलब जो चेंज हो रहा है, कोई भी चीज अगर मान लिया चेंज हो रहा है तो उसमें क्या कंपोजिशन हो रहा है, उससे क्या एनर्जी निकल रहा है, ये केमिस्ट्री उसको बताता है। बात समझ आया ना। और आदमी की जो जरूरतें होती है वो उसको पूरा करता है केमिस्ट्री। ठीक है, मीटिंग द ह्यूमन नीड्स। नीड्स का मतलब होता है जरूरत, जैसे खाना, हेल्थ, प्रोडक्ट। ठीक ना। एक चीज अभी आज के डेट में क्या होता है, ये सब्जी भी लोग उगाता है ना, तो उसमें भी क्या करता है, केमिकल डाल को सोचता है ना ज्यादा से ज्यादा क्या करे, जल्दी जल्दी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। तो वो भी क्या हो गया, एक केमिकल का भी ना इस्तेमाल करके हम लोग कर रहे हैं। यूरिया क्यों दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाई करने के लिए, तो केमिकल ही यूज हो रहा है। तो ये क्या क्या हो रहा है, ह्यूमन नीड्स का जरूरत पूरा हो रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है सारा चीज कि हम लोग केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं क्या, बेसिकली ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बात समझ में आया ना। अब यहाँ पे एक चीज देख लो जरा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है तुम्हारा यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कार्बन, जो कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी तुम्हारा होता है उसका स्टडी हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। याद रखना, कार्बन कंपाउंड में तुम्हारा आ जाएगा क्या, CH4, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब तुम्हारा क्या आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन का जितना भी पार्ट होता है वो सब क्या गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग डील करते हैं अदर एलिमेंट्स का। कार्बन को छोड़ के बाद बाकी सारे एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं उसमें डिस्कशन करते हैं। बात समझ में आया ना। जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है ना, तो उसमें कार्बन को छोड़ दो, बाद बाकी जितना भी और सब एलिमेंट का हम लोग जो स्टडी करते हैं वो सब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ में आया ना। बात समझ में आया ना। कार्बन को छोड़ के बोल, कार्बन को क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन, क्योंकि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब समझ लो 3 मिलियन से भी ज्यादा उस क्या करता है ना, वो कंपाउंड बनाता है। याद रखना, कार्बन अकेले, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके लिए अलग ही बना दिया गया है। तो बात समझ में आया ना। तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है, तो कार्बन को छोड़ के बाद बाकी जितना भी एलिमेंट है, जितना भी स्टडी हम लोग अर्थ क्रस्ट में जो भी मिनरल पाया जाता है वो सब का जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है। बात समझ में आया यहाँ तक। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाओ। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग वो बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन करते हैं कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल पे, कोई वेरियस केमिकल जो फेनोमेना हो रहा है वो किस प्रिंसिपल पे हो रहा है, उसका मेन कंसर्न क्या है, वो किस ब्रांच से, तो उसके मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच, उसको उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और ये भी बताते हैं उसका वो किस नियम से क्या हो रहा है, वो बेसिकली वो किस नियम से काम हो रहा है, उसका थ्योरीज क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का जो थ्योरी होता है वो सब हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कशन करते हैं। बात समझ में आया ना। कि कोई भी चीज अगर मान लो कोई भी हो रहा है, कोई चीज केमिकल चेंजेस हो रहा है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और किस थ्योरीज पे हो रहा है, किस लॉस पे हो रहा है, तो ये सब सारा चीज बताया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। बात समझ में आया। अब आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एक क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं किसका, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ये डील करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस का। जैसे मान लो कि एक आयरन इंडस्ट्रीज है ना, आयरन इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या होता है आयरन ओर को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक आयरन निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस हुआ ना। प्रोसेस जो होता है वहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन करवा ही रहे हैं हम लोग, है ना। आयरन डायरेक्ट तो हम लोग निकालते नहीं है, क्योंकि आयरन ओर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे Fe2O3 हो गया ना, वो आयरन प्योर इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस से निकालते हैं हम लोग बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज में, है ना। कोई भी सब्सटेंस को निकालते हैं तो क्या हो गया, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया। बात समझ में आया ना, वो हो गया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ऐसे टाटा स्टील का सिंपल एग्जांपल लेके समझ सकते हो। ठीक है। अब आगे जिससे बायोकेमिस्ट्री, बायो का वर्ड समझ में आता है, ये बायोलॉजिकल पार्ट से ही बात कर रहा है और इसका डील होता है केमिकल चेंजेस का। याद रखना, केमिकल चेंजेस जो होता है, केमिकल चेंजेस गोइंग टू द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स। कोई भी जो जीवित प्राणी है
चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, उसमें जो केमिकल चेंज होता है उसके बारे में हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डिस्कशन करते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि आदमी के ही अंदर में केमिकल चेंजेस जो होता है, मान ले जो खाना खाता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन भी तो क्या होता है, केमिकल चेंजेस है ना। तो केमिकल चेंजेस हो तो वो भी एक प्रकार का क्या है, ह्यूमन बॉडीज में लिविंग और ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो गया ये वाला। तो जो केमिकल चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। प्लांट्स है, जैसे प्लांट में भी बहुत प्रकार का चीज होता है, जैसे मान लो जाइलम फ्लोएम्स होता है ना, और उसमें भी बहुत प्रकार का चीज होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, प्लांट सूख जाता है, तो उस सूख क्यों जाता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी केमिकल केमिकल प्रोसेस है ना। तो ये भी क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस। तो इस तरह का सारा स्टडी जो हम लोग करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। बात समझ में है ना। तो एनिमल्स के बारे में अगर हमको डिस्कशन कर रहे हैं तो वो भी तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट आएगा। मतलब समझ लो कि ऐसे कह सकते हो एक शब्दों में कि जो भी मेडिकल इंडस्ट्री जितना भी है वो सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। बात समझ में आया ना। मेडिसिन जो भी हम लोग यूज करते हैं, बात समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बात समझ में आया। तो ये हुआ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जितना भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री था वो सारा हम लोग इसमें डिस्कशन कर दिए। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। अब देखो इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ऑब्वियस है, बहुत ही सेंट्रल रोल निभाता है साइंस में, और इसका जो यूज होता है वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज में, इसका यूज इस्तेमाल करते हैं हम लोग फर्टिलाइजर देखो बनाने में, है ना, अल्कलीज, एसिड, साल्ट, डाइज, पॉलीमर, सोप, डिटर्जेंट, है ना, ये सब जितना भी एलॉय होता है ये सब बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसका, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बात की नहीं है। तो ये सारा चीज इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिस्ट्री एक मतलब बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक्स है, नेशनल इकोनॉमिक्स भी है, बता दे रहे हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नेशनल इकोनॉमिक्स में। समझ में आया ना। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, चाहे किसी भी देश की कोई भी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें क्या होता है ना, ये बहुत ही बड़ा क्या निभाता है, इकोनॉमिकल रोल निभाता है। बात समझ में आया ना। तो इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि मैटर्स आता है, एक मैटर है, मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक तो केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। ठीक। अब प्योर सब्सटेंस में भी दो तो है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स में भी क्या है, तीन तो है, मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। और मिक्सचर में क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और कंपाउंड में भी देखो क्या है, दो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो मतलब पूरा केमिस्ट्री में देख लो एक क्लासिफिकेशन किया गया है सारे चीज का। बात समझ में आया। हाँ, जो मिक्सचर है उसमें देखो क्या चीज, हाँ वो जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो मिक्सचर में आ जाता है। ठीक है ना, जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो मिक्सचर में आ जाता है। अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हम लोग किए हैं, इसको देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस में किए है ना। तो सॉलिड में क्या आ जाता है, जो सॉलिड होता है जिसका अपना फिक्स शेप और वॉल्यूम हो, वो क्या हो गया, वो सॉलिड हो गया, है ना। लिक्विड में क्या होता है, उसका शेप अपना फिक्स नहीं रहता लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। और गैस में क्या होता है, ना ही शेप रहता है ना ही वॉल्यूम रहता है, कुछ भी उसका नहीं रहता है। बात समझ में आया ना। अब देखो हम लोग सॉलिड को कभी ना कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस को क्या कर सकते हैं हम लोग, इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक चीज को, जो सॉलिड होता है वो हाईली डेंसिटी होता है, हाईली डेंसिटी, उसका डेंसिटी बहुत हाई होता है। और जो गैस होता है, लिक्विड होता है, उसका मॉडरेट डेंसिटी होता है। मॉडरेट मतलब मिडिल, मीडियम रेंज में। ठीक ना, ज्यादा न कम न ज्यादा लो, मतलब ज्यादा कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, है ना, मॉडरेट डेंसिटी। और गैस का जो होता है लो डेंसिटी होता है, याद रखना, है ना। और ओबियस है सॉलिड क्या फ्लो नहीं कर सकता है, लिक्विड फ्लो हो सकता है। ठीक ना। और गैस भी फ्लो हो सकता है। सॉलिड को हम लोग कंटेनर में भर नहीं सकते हैं, लेकिन लिक्विड को भी नहीं भर सकते हैं, लेकिन गैस को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेंडर में भर सकते थे ना, लिक्विड फॉर्म में चेंज करके। तो ये कंटेनर में भरा जा सकता है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन द केस ऑफ द सॉलिड वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए क्या होता है, बॉन्डिंग उसका बहुत हाई रहता है, इसलिए सॉलिड रहता है। और लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। और गैस में तो एकदम से वीक होता है, इसलिए क्या होता है, वो उड़ जाता है। समझ में आया ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड में कम होता है,
पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। और लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन गैस में मैक्सिमम होता है काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, ठीक ना। अब पार्टिकल आर क्लोजली पैक, पार्टिकल जो है सॉलिड में क्या होता है, क्लोजली पैक होता है, और इसमें लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल आर नॉट क्लोज एज इन सॉलिड, समझ में आया ना। और गैस में क्या होता है, पार्टिकल आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, और इसमें गैस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दूर दूर रहता है। समझ में आया बात की नहीं है। अब फॉर एग्जांपल के लिए चेयर, टेबल, चौक, बुक, ये सब क्या हो गया, ये सब सॉलिड हो गया। और लिक्विड में वाटर, पेट्रोल, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या हो गया, लिक्विड हो गया। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या हो गया, ये सब गैस हो गया, ठीक है ना। ये सब सारा सब्सटेंस है गैस का। अब जो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, यहाँ पे देखो जरा। केमिकल क्लासिफिकेशन में होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस किसको बोलते हैं और हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं, ये समझ लो जना। होमोजीनियस का मतलब हो गया जिसमें कि समान, मतलब यूनिफॉर्मली कंपोजिशन हो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज का थ्रू आउट द मटेरियल सेट टू बी द होमोजीनियस मिक्सचर। कहने का मतलब है कि जैसे एक पानी में अगर हम चीनी को घोल दें तो क्या हो जाएगा, घोल बन जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। क्या हम उसके बाद हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या, वहां पे चीनी कहाँ कहाँ है, नहीं ना देख सकते हैं। तो वैसे वैसे मिश्रण को हम लोग होमोजीनियस भी कहते हैं, ठीक है ना। और हेट्रोजीनियस, जैसे मान लो पानी है और उसमें क्या डाल दिए, बालू डाल दिए, बालू डाल दिए तो वो घुलेगा क्या, नहीं ना। तो उसको हम लोग देख सकते हैं क्या, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ गया। हाँ, उसको इसको अलग किया जा सकता है, हेट्रोजीनियस को अलग किया जाता है बाय प्रोसेस द्वारा, लेकिन होमोजीनियस को तुम अलग कर सकता क्या, नहीं कर सकता। समझा बात की नहीं है ये। अब देखो मैटर में यहाँ पे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे में देख लेना। तो अभी तक तो हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब प्योर सब्सटेंस में क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स क्या है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, जैसे कार्बन, आयरन अलग से, कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गया, ये सब तुम्हारा एलिमेंट्स का पार्ट है। कंपाउंड में क्या हो गया तुम्हारा, कंपाउंड जो है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो गया तुम्हारा कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये सब क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, H2 बन गया, है ना। तो ये सब क्या हो गया तुम्हारा कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। अब मिक्सचर में क्या आता है, मिक्सचर एक सब्सटेंस है जिसको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनाया जाता है ना, इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में। तो यहाँ पे बोल दिया क्या, शुगर और पानी को मिला दिए तो क्या हो गया, मिक्सचर बन गया। सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिला दिया तो मिक्सचर बन गया। पानी और वाटर को मिला दिया तो क्या हो गया, मिक्सचर बन गया। बात समझ में आ रहा था। तो ये सब क्या हो गया, ये सब मिक्सचर बन गया। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में तो भी डिस्कशन कर लिए थे, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पे, जैसे यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थ्रू आउट, जैसे शुगर का सोल्यूशन, शुगर और पानी का, ठीक ना, ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, डू नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन इसका नहीं होता है, ठीक ना। जैसे सैंड और वाटर, बात समझ में आया ना, बालू और पानी, हाँ उसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बालू और पानी हो गया, उसके लिए भी हो गया। एटम्स क्या है, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें हम वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्री, मतलब अकेले वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक ना। जो एटम्स वर्ड का मतलब होता है नॉट टू बी कट, इसका मतलब होता है उसको काटा नहीं जा सकता, किसी भी एटम्स को काटा नहीं जा सकता। एटम्स का मतलब ही होता है क्या, नॉट टू बी कट, कि एटम्स को हम काट नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एटीसी। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में 7 तो बेसिक एसआई यूनिट होता है, इसको समझना है। तो जैसे लेंथ को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैसे, एल से, और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, और सिंबल होता है मीटर का सिंबल होता है एम। मास को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या, स्मॉल एम से, और ये हो गया तुम्हारा क्या, केजी, और इसका सिंबल है केजी, ठीक है। टाइम को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या, टी से, स्मॉल टी से, एसआई यूनिट है सेकंड, और एस से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई एम्पियर, एसआई यूनिट, और ए से इंडिकेट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल टी से, याद रखना, ये वाला इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, टाइम और टेम्परेचर में। कैपिटल टी से हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को, एसआई यूनिट होता है केल्विन, केल्विन का सिंबल होता है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से, इसका एसआई यूनिट होता है मोल, और मोल का इंडिकेशन होता है एमओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग करते हैं आई नोट से, यहाँ पे आई नोट लिखा हुआ है, और कैंडला इसका एसआई यूनिट होता है, और कैंडला का जो सिंबल होता है वो सीडी होता है, ठीक है। कैंडला का सिंबल होता है सीडी,
ठीक है, तो ये तुम्हारा ये था एसआई यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट था। अब इसको देख लो जरा एक बार इसको फिर से। यहाँ पे देखो डेका को हम लोग 10 को हम बोलते हैं डेका, डेका है ना, और डेका का सिंबल होता है डीए, और 10 का स्क्वायर होता है हेक्टो, और इसका सिंबल होता है एच। 10 पावर में 3 का को हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं किलो, और इसको होता है सिंबल के। 10 पावर में 6 का होता है मेगा, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। 10 पावर में 9 होता है गीगा, और इसका सिंबल होता है कैपिटल जी। 10 पावर में 12 जो होता है वो होता है टेरा, इसका होता है सिंबल कैपिटल टी। 10 पावर में 15 जो होता है उसको बोलते हैं पेटा, उसका पेटा का सिंबल होता है पी। 10 पावर में 18 जो होता है वो होता है इक्सा, और इसका सिंबल होता है ई, कैपिटल ई। 10 पावर में 21 जो होता है जेटा, और इसको लिखते हैं जी, जेड से। 10 पावर में 24 को होता है योटा, और इसको लिखते हैं यूज, वाई से। ठीक है ना। अब देखो 10 डेका ही हो गया, लेकिन 10 पावर में -1 जो है वो क्या डेसी हो गया, इसको स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। 10 पावर -2 क्या हो गया सेंटी हो गया, स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं। 10 पावर -3 क्या हो गया मिली हो गया, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। 10 पावर -6 क्या हो गया माइक्रो हो गया, इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं। 10 पावर -9 क्या हो गया नैनो हो गया, और इसको एन से इंडिकेट करते हैं। 10 पावर -12 पीको, ये हो गया पी है ना। 10 पावर -12 -15 ये हो गया फेमटो, हो गया एफ से इंडिकेट करते हैं। और 10 पावर -18 जो है एटो हो गया, इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। और 10 पावर -21 जो हो गया जेप्टो हो गया, इसको जेड से इंडिकेट करते हैं। और 10 पावर -24 जो हो गया योक्टो हो गया, ये वाई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन 10 के पावर में -6 और मेगा से नहीं करना है, ये -6 रहता है तो माइक्रो हो जाता है, और +6 रहता है तो मेगा हो जाता है, और -9 रहता है तो नैनो हो जाता है, और +9 रहता है तो गीगा हो जाता है, याद रखना। ठीक है ना। तो ये इसका रिवर्स ऑर्डर में थोड़ा सा अच्छे से इसको स्टडी कर लेना है, और देख लेना है अच्छे से, है ना, समझ लेना है। ठीक है ना।